हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट। इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसको देखा हो और आप लोगों के जो भी बेसिक डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। एक तरीके का सवाल जो लगातार ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा गया है, जिसमें हमको कुछ दूरी दे दिया होता है और उसको अलग अलग चाल से या एक ही चाल से तय करने के बाद व्हीकल का कुल समय दिया होता है और उसके आधार पर जो प्रश्न बनते हैं वो ग्रुप डी में और एनटीपीसी में काफ़ी मर्तबा काफ़ी बार बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो आज उन्हीं को समझेंगे कि क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे हमको उन सवालों को करना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि D1 इस दूरी S1 चाल से तय की गई और D2 दूरी S2 चाल से तय की गई। ठीक है, उस दशा में अगर जो पूरा समय है व्हीकल के द्वारा लिया गया, यदि टोटल टाइम T है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो इसी से हम लोग लिख सकते हैं कि समय बराबर दूरी बटा के चाल। ठीक है, जो लोग इंग्लिश वाले हैं सेंट्रल बोर्ड से, उनके लिए बता दूं कि ये डिस्टेंस अपान स्पीड हो जाएगा, है ना। तो इस आधार पे हम बात करें अगर कि D1 दूरी S1 स्पीड से तय करने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे कि T1 बराबर D1 अपान S1। और अगर D2 डिस्टेंस S2 स्पीड से तय किया गया है तो उस दशा में हम T2 टाइम मान लें। क्वेश्चन में जो गिवन टाइम है वो T है, लेकिन हम अपने एज्यूम्पशन के लिए D2 अपान S2 मान लें। तो ये जो टोटल टाइम होगा वो T1 और T2 के योग के बराबर ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि D1 अपान S1 प्लस D2 अपान S2 ये T के बराबर होगा। या इसको हम लोग और छोटा लिख सकते हैं। कैसे? हम लोग लिख सकते हैं कि TS1 इंटू S2 बराबर D1 S2 प्लस D2 S1। ठीक है, ये कैसे आ गया? इसी को सॉल्व करने पे इसका तिर्यक गुणा यहाँ करेंगे, इसका तिर्यक गुणा यहाँ करेंगे, फिर ये दोनों का गुणा होकर नीचे आ जाएगा हर में, फिर ये तिर्यक गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा। तो ये स्वरूप आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जो रेलवे में पूछा गया है वो इसी पर आधारित बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, जिसमें दो अलग अलग दूरियां दी होती हैं और दो अलग अलग चाल या एक ही चाल दिया हो सकता है। ठीक है, कई केस में एक ही दूरी दिया होता है पर उसको दो बार तय करना होता है। आपने पढ़ा होगा कि वापस गया x से y तक, फिर y से x तक वो वापस आ गया, है ना। तो इस तरीके के सवाल जो हैं वो इसी पे आधारित हैं। अच्छा, अभी तक तो 3 दूरी वाले सवाल नहीं पूछे गए हैं, पर 3 दूरी वाले अगर आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम वहाँ पे उसका भी एक कॉलम बढ़ा देंगे कि T बराबर D1 अपान S1 प्लस D2 अपान S2 प्लस D3 अपान S3। ठीक है, आगे D4 होगा तो D4 अपान S4, ऐसे करके हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सवालों को कि किस तरीके के सवाल ग्रुप डी में या एनटीपीसी में पूछे गए हैं। उस पर प्रैक्टिस करेंगे और उसको समझेंगे कि क्या अप्रोच होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये 16 अक्टूबर 2018 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। ग्रुप डी में एक कार 8 घंटे में निश्चित दूरी तय करता है। यह आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, जबकि दूसरी आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। तो यात्रा की दूरी बताएं। अब इसको पहचानेंगे कैसे? देखिए, कुल समय दिया हुआ है कि 8 घंटा। ऐसा नहीं बताया कि ये आधी दूरी के लिए 8 घंटा है फिर दूसरी आधी, ऐसा नहीं है। पूरी जो यात्रा है उसके लिए 8 घंटा टोटल टाइम है। तो हम समझ गए इसको देख के कि
ये टोटल टाइम वाला जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा है उसी पर आधारित सवाल है, तो उसी विधि से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मान लेते हैं कि डी पूरी डिस्टेंस है, तो d/2 इसने 40 किलोमीटर पर आवर से तय किया है, और d/2 डिस्टेंस इसने 60 किलोमीटर पर आवर से तय किया है, और जो टोटल टाइम है वो 8 आवर है। तो हम कैसे करेंगे भाई, d/2 के अपान अगर 40 करेंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, प्लस d/2, यही तो आपको बताया गया था कि d1/s1 प्लस d2/s2 इज इक्वल टू t। ठीक है, तो d1 यहाँ क्या है, d/2 है, तो हमने उसके बटे के चाल क्या है 40 है, तो 40 रख दिया। अब d/2 दूसरा d2 है, तो इसके नीचे 60 आएगा क्योंकि s2 का मान 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। टोटल टाइम कितना है भाई, 8 घंटा। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे क्या कर सकते हैं कि d/के 80 हो जाएगा, ये 80 प्लस d/के 120 हो जाएगा बराबर 8 घंटा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 240। तो 240, 80 से इसमें भाग देंगे 3 आएगा, तो ऊपर गुणा करेंगे 3d, इससे भाग देंगे तो 2 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे 2d इक्वल टू 8। 5d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे 8 गुणे के 240। ठीक है, 5 से काट दीजिए इसको, 5 चौक के 20 और 40 है तो 5 8 40, तो d का मान कितना आ जाएगा, अगर हम गुणा करें तो 8 8 64 के 4, हाथ में लगा 6, 8 चौके 32 6 38, तो 384 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बात बताता रहता हूँ कि लास्ट डिजिट हम लोग देके जाएंगे, तो लास्ट डिजिट 2 सवालों में 8 है, तो यहाँ आप फंस जाएंगे। लास्ट डिजिट अगर यहाँ निकालेंगे तो 2 सवालों में 4 है, तो यहाँ भी आप फंस जाएंगे। तो ये सवाल आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन 23 अक्टूबर 2018 थर्ड शिफ्ट का सवाल है, ग्रुप डी का ही। इसमें दिया गया है कि पल्लव 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलता है। 45 किलोमीटर की दूरी में उसने 8 घंटे लिए हैं, तो कितने घंटे साइकिल चलाई। मतलब ऐसा है कि वो पैदल भी चला है और साइकिल भी चलाया है, और उसको 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगे हैं। तो टोटल कितने देर तक उसने साइकिल चलाई है, अगर उनकी चाल ये है तब। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे कि मान लेते हैं कि उसने x दूरी तक साइकिल चलाई है। ठीक है, साइकिल चलाई तो कितने दूरी पैदल चला होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 45 माइनस x तक पैदल चलेगा वो। ठीक है, क्यों, क्योंकि टोटल तो 45 है, अगर उसमें से x उसने साइकिल चलाई तो 45 माइनस x पैदल चला होगा। अब हमको दूरी पता हो गया कि भाई ये मेरा d1 है और ये मेरा d2 है। s1 क्या है, साइकिल वाली स्पीड क्या है 12 किलोमीटर, तो s1 हमारा हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। s2 क्या हो गया, s2 आपका दिया है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल टाइम t आपका दिया हुआ है कितना, 8 घंटा। अब इक्वेशन में बस आपको रखना है d1/s1 माने x/12 प्लस 45 माइनस x/3.5 बराबर 8। ठीक है, इसको आप अपनी सरलता के लिए ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 45 × 90 और माइनस ये इतना हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 7। अब आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 12 और 7 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 84। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 से भाग देंगे 7 आएगा, 7 का x में गुणा करेंगे 7x प्लस 7 का इसमें भाग देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 का 90 में गुणा करेंगे 1080, फिर 12 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 24x, 2x ऑलरेडी है, 12 का गुणा करेंगे तो माइनस 24x बराबर 8। अब आगे अगर आप गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 17x
प्लस 1080 है, ये पॉजिटिव का है। 84 का 8 में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 चौके 32 के 2, हाथ में लगा 3, फिर 8 8 64, 64 3 67, 672। अब 1080 को अगर आप इधर भेज दें ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -408 आ जाएगा। -17 x बराबर, माइनस से माइनस कटेगा, 17 से इसको काटिएगा कितना आ जाएगा, 17 दूना 34, और आपका यहाँ बचेगा कितना, 6 68 हो गया, 17 चौके 68, तो x का मान आ गया 24। अब आपसे पूछा है कितने घंटे तक, कितने देर तक साइकिल चलाई है, दूरी नहीं पूछा है, और हमने क्या निकाला हुआ है, दूरी निकाला हुआ है। तो अब समय कितना लगेगा, तो समय बराबर आप जानते हैं कि दूरी बटे के 4, दूरी कितना है 24 है, और साइकिल वाली चाल कितनी है, ये तो साइकिल की दूरी है क्योंकि साइकिल की दूरी आपने x मानी थी, ठीक है। तो साइकिल की चाल कितनी है 12, ये काट देंगे तो आपका आ जाएगा 2 घंटे, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। एक और प्रकार पढ़ते हैं जो लगातार पूछा गया है NTPC और ग्रुप डी में, फिर इस वीडियो को क्लोज करते हैं, ठीक है। अब इस पार्ट को देखिए, ये टॉपिक देखते ही आपको पता लग गया होगा कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, जिसमें हम लोगों को औसत चाल पूछता है। तो औसत का मतलब मैंने आपको बताया तो नहीं, पर ये उम्मीद करता हूँ कि बेसिक आपको औसत पता होगा। तो इसी के आधार पे हम ये समझते हैं कि औसत चाल क्या होता है। औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे के कुल समय, ठीक है। माने अगर आप ये कहें कि D1 दूरी T1 समय में, D2 दूरी T2 समय में, D3 दूरी T3 समय में, और ऐसे ही डॉट 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 DN दूरी TN समय में अगर तय किए जाए तो औसत स्पीड क्या होगा, कुल दूरी कैसे निकलेगा, जितना दूरी दिया है अलग अलग उसको जोड़ दें हम लोग DN तक, बटे के क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 TN तक। अब ये n देख के घबराना नहीं है, आपको जो सवाल मिलेगा रेलवे में वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पे मिलेगा। अभी तक तो 2 पे ही आया है, थोड़ा एडवांस कर देगा तो 3 पे पूछ लेगा, ठीक है। जैसे हम समझते हैं कि अगर 60 किलोमीटर 5 घंटे में और 20 किलोमीटर 4 घंटे में अगर तय किया गया है तो एवरेज स्पीड क्या होगा। तो आप कहेंगे कि एवरेज स्पीड कुल दूरी 60 20 80 बटे के 5 4 9, तो ये कितना आ जाएगा 8.8, ठीक है। 8 बार ले जाएंगे 72, फिर 8 बचेगा, 10 लगा देंगे 80 हो जाएगा, फिर 8 बार ले जाएंगे तो ये 8 8 8 आपका आता रहेगा, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं कि अगर 32 किलोमीटर आपने 4 घंटे में तय किया है और 12 किलोमीटर आपने 7 घंटे में तय किया है, तो एवरेज स्पीड, तो आप कहेंगे कि 32 और 12 जोड़ दें तो 44 बटे के कुल टाइम 7 4 11, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसका एवरेज स्पीड आ गया, ठीक है। यहाँ भी आपका यूनिट किलोमीटर पर आवर ही होगा, ठीक है। अब ये तो सीधे सीधे उदाहरण थे तो आपको समझ में आ रहे थे, हो सकता है इनके साथ छिड़कानी भी किया गया हो। तो किस तरीके से सवाल एग्जाम में पूछे गए उन सवालों को लेते हैं, 1-2 सवालों को, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी देर बाद अपलोड होगा, वादे के अनुसार नहीं चल पा रहा है क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न है। ऑफलाइन मार्केट में भी कुछ बहुत सारा काम होता रहता है,
उम्मीद है आप समझ पाएंगे। आपका सिलेबस में जल्दी कवर करा दूंगा। हाँ, जो डेडलाइन दिया था उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट कंप्लीट बहुत जल्दी कराऊंगा। मेरे कंसर्न में है ये। जैसे ही ये पर्सनल काम ख़त्म हो जाते हैं मैं आप पे पूरा फोकस करूंगा और आपको ये सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा। इसको समझते हैं कि किस तरीके के सवाल एग्ज़ाम में पूछे गए, उनको लेते हैं। आप जानते हैं कि मैं लेजी हूँ तो थोड़ा दूसरे तरीके से सवालों को कराऊंगा, वो एग्ज़ाम के ही होंगे, मैं बता दूंगा किस डेट के हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन 2 अप्रैल 2016 फर्स्ट शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। इसको करने का क्या तरीका होगा आपका, इसमें दिया गया है कि पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर की गति से चलता है। तो आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है भाई, चाल गुणे के समय। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। तो दूरी बराबर हम निकाल लेंगे d1। स्पीड हमको 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और समय 1 घंटा दिया है, तो ये कितना आ गया 50 किलोमीटर। ठीक है, अब d2 देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे टाइम कितना था, t1 आप कहेंगे कि 1 घंटा। दूसरा कह रहा है कि अगले 2 घंटों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। तो d2 हो जाएगा आपका 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है और 2 घंटा टाइम है, तो 140 किलोमीटर। t2 कितना है भाई, 2 घंटा बोला है आपसे। अब हमको पूछ रहा है कि औसत गति कितनी है। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे देंगे एडिटिंग के टाइम पे। तो हमने आपको बताया था कि कुल दूरी बटे के कुल समय, तो कुल दूरी इसको जोड़ देंगे तो 190 आ जाएगा, 190 किलोमीटर। ये स्पीड एवरेज बराबर बटे के कुल समय, तो आप कहेंगे कि 3। तो ये आपका 190 बटे के 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन दशमलव में, तो 3 छक 18, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 3 तिरिके 9, फिर दशमलव, फिर 3 बार जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ है 63.33 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1-2 सवाल और लेते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन 3 अप्रैल 2016 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है। मानिए आप कहेंगे कि डिस्टेंस कितना हो गया, 1 किलोमीटर, और समय कितना, समय भी तो हमको चाहिए होगा क्योंकि कुल समय हमको चाहिए। तो आप कहेंगे कि समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे के 4। दूरी आपको दिया हुआ है 1 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर हो गया। चाल आपको दिया हुआ है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो ये आपका 101 बटे के 240 आवर समय हो गया। ठीक है, d2 बराबर वैसे दिया हुआ है कि अगला 1 किलोमीटर, मतलब 1 ही किलोमीटर, फिर d2 दिया है। और यहाँ पे हमने t1 जो समय निकाला था वो 1 बटे के 240 था। यहाँ पे t2 बराबर इसी हिसाब से हम निकालेंगे, तो 1 बटे के 180 आवर हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो एवरेज स्पीड है वो क्या होता है, कुल दूरी बटे के कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, 2 किलोमीटर, कुल समय कितना है, 1 बटे के 240 में 1 बटे के 80 हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 बटे के, इसका एलसीएम लेंगे तो 240 ही आएगा। 240 से इसमें भाग देंगे 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 80 से भाग देंगे 3 का 1 में गुणा करेंगे 3। ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे के 240 बटे के 4, 2 से काटेंगे 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा एक बार, जी दिया हुआ है। अच्छा, एनटीपीसी के ऑप्शन आप थोड़ा गौर से देखिएगा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में। इसमें पहले पे है 160, ठीक है, दूसरे पे है 180, तीसरे पे है 120 और फिर चौथे पे है 200। ठीक है, ये गिनती वाला ही लिख लीजिए, 3 और 4। ठीक है, अब पहला ऑप्शन जो ए है उसमें दिया हुआ है कि ऑप्शन 2, तो उसका मतलब है कि जो ऑप्शन ए आप चुनेंगे
तो वो हो जाएगा 180, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ये विकल्प दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप अगर 120 वाला ऑप्शन चुनेंगे तो ऐसे तो आप तीसरे पे टिक कर देंगे, सी टिक कर देंगे, लेकिन सी ऑप्शन जब आप देखेंगे तो सी पे दिया हुआ है 1, उसका मतलब है कि सी ऑप्शन का मतलब है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रैक्टिस करते टाइम ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैंने तो कराया हुआ है आपको प्रैक्टिस एनटीपीसी का, तो आप वहाँ पे देखे होंगे। उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। इस पार्ट में जो दोनों टाइप आपको पढ़ाए गए हैं वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। इस पे आधारित बहुत सारे सवाल ग्रुप डी और एनटीपीसी में आपको मिल जाएंगे, उसको आप लोग करिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप लोग बताइए, जैसा कि आप करते ही रह रहे हैं। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे ट्रेन किसी खंभे को या किसी प्लेटफार्म को पार करती है, और कैसे कोई अपनी स्पीड बढ़ा के थोड़ा पहले पहुंच जाता है और स्पीड कम करके थोड़ा बाद पहुंचता है। इन दोनों तरीके के सवाल करा देंगे और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, मैं जल्दी आऊँगा। मुझे भी पता है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में।